हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। दोपहर के 12 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। तो जल्दी से बताएं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूं आप लोगों को? जल्दी से बताएंगे। बताएं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? फटाफट से चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट बताएं क्या ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर। तो फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, फटाफट से कमेंट कीजिए भाई, बताएं जरा एक बार मुझे। आवाज आपका आया नहीं अभी तक मैसेज? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? पुनीता जी फटाफट आंसर दीजिए। ऐसा लग रहा है ना? चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, किसके? सेल के, है ना? सेल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। देखो, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और उसमें हमने क्या पढ़ा था? सेल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हमने बायोलॉजी का कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? जितने भी लिविंग्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना? तो जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उनकी स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी के अनुसार, जीव विज्ञान के अनुसार, लिविंग कौन है? जो कि कोशिका से बना हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, जो कि किससे बना हुआ है? कोशिका से बना है, उसे क्या कहा जाता है? लिविंग कहा जाता है, ठीक है ना? तो साइंस के हिसाब से लिविंग कौन है? जिसमें कोशिका है, ठीक है ना? कोशिका है। और कल मैंने आपको बताया था कि सेल, ये सेल है, सेल के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे आप क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है, जितना भी लिक्विड है, इसमें बीच में लिक्विड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना? समझ गए? केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर भी केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है। और बाकी कुछ लिक्विड सा होता है, यहाँ पे लिक्विड सा होता है, ठीक है। वो सब क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी पार्ट है, वो सब का सब किस में आता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोप्लाज्म। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, ठीक है ना? कल की क्लास में बताया था। तो सेल के अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो क्या है? वो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है ना? चाहे वो राइबोसोम है, चाहे वो लाइसोसोम है, चाहे वो गोल्गी बॉडीज है, चाहे वो वैक्यूल है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो सब का सब क्या है? तो वो सब का सब प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है ना? प्रोटोप्लाज्म, कल बात की थी हमने प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म तो सेल के अंदर जो भी है, ये क्या है? सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर क्या है? इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? इसको कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जितना भी है, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या है? तो जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना? तो जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बना है, किस चीज से? एक तो सीटोप्लाज्म, ठीक है ना? एक तो सीटोप्लाज्म, और दूसरा सेल ऑर्गेनली, ठीक है ना? तो सीटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनली, ठीक है ना? तो सीटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनली से मिलकर, याद रखिएगा, क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना? इन दोनों से मिलकर के, ठीक है। सीटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य, ठीक है। और सेल ऑर्गेनली किसको कहा जाता है? कोशिकांग को, ठीक है ना? कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंग। और आप जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट होता है, अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए
कि प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, सीटोप्लाज्म। ये दरअसल जेल की तरह होता है, सेल होता है ना, सेल, सेल के अंदर ये कैसे होता है, जेल की तरह होता है। जेल वगैरह खाई होगी, जेली खाई होगी बचपन में, तो जेल की तरह होता है, ठीक है ना, जेल के अंदर। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। और ये जो कोशिकांग होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये ठोस होते हैं। ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। कहने का मतलब है कि सीटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनिल मिलकर ही क्या बनाते हैं, मिलकर ही प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है ना। या इन दोनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, या हिंदी में आप लोग कह सकते हैं जीव द्रव्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ही कंबाइंडली क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, ठीक है। तो इन दोनों को ही कंबाइंडली क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। वो इतनी बात याद रखिए, इन दोनों को ही कंबाइंडली क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, ठीक है ना। तो यहां तक तो हमने कल पढ़ा ही था, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर दिया मैंने लास्ट पॉइंट आपको, ठीक है। और आपको जैसे बताया था कोशिकांग में क्या क्या चीजें आ रही थी भाई, तो कोशिकांग में तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें किसमें आ रही थी, कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंग, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोटोप्लाज्म तक किया था, तो थोड़ा सा मैंने कहा कल की क्लास आपको थोड़ी सी रिवाइज करा दूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए वापस से, है ना। अब एक क्वेश्चन ना स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, स्टेट पीसीएस के, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हक्सले, याद रखिएगा। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है हक्सले, हक्सले साइंटिस्ट है। इसने कहा था, याद रखिएगा, कि फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग, फिजिकल फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग, तो फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा, सेल, कोशिका, ठीक है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जीवन की बेसिक यूनिट, आधार इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सेल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिकल बेसिक यूनिट, तो भौतिक आधार इकाई, अगर आपसे पूछा जाए भौतिक भौतिक आधार इकाई, ठीक है ना, फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक आधार इकाई जो है किसी भी लिविंग की, किसी भी सजीव की क्या है, तो किसको माना गया है, तो किसी भी सजीव की भौतिक आधार इकाई जो है वो प्रोटोप्लाज्म को माना गया। किसको माना गया, प्रोटोप्लाज्म को माना गया। और ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है ना। किसने दी थी, हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया। तो सभी जीवों के शरीर की भौतिक आधार इकाई को क्या कहा जाता है, तो जीव द्रव्य क्या माना गया है, तो सभी सजीवों की, ठीक है ना, सभी सजीवों की भौतिक आधार इकाई जीव द्रव्य, जीव माना गया, ठीक है ना, या कहा जाता है, कुछ भी लिख सकते, ठीक है, को माना जाता है या, तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, हक्सले ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। हालांकि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, हालांकि प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है ना वो पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने की थी, पुरकिंजे ने की थी, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म की जो खोज की थी वो पुरकिंजे ने की थी, जबकि प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग किसने कहा था, तो हक्सले ने कहा था। किसने कहा था, हक्सले ने कहा, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटोप्लाज्म की खोज डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंजे, जबकि प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिक ऑफ यूनिट कहा था किसने, तो हक्सले। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनेशन में, स्टेट पीसीएस के, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, ठीक है, जैसे एचएस वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के, उसमें पूछा गया था एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में, स्टेट के, ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टर हमने पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है। तो दो कैरेक्टर तो कल हमारे हो गए थे, ठीक है। पहला हमने क्या करा था, पहला हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन कर लिया था, ठीक है ना। दूसरा हमने प्रोटोप्लाज्म कर लिया, ठीक है। अब तीसरा है मेटाबॉलिज्म, तीसरा है, तीसरा कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
तो क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो किसी भी लिविंग में अगला जो कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। तो किसी भी चीज लिविंग में सबसे पहली चीज हमने किया उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन होना चाहिए। दूसरा हमने किया उसमें प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। और तीसरी चीज याद रखिएगा, कोई भी सजीव है तो उसमें मेटाबॉलिज्म भी होना जरूरी है, ठीक है ना, ये क्रिया भी होनी चाहिए। तो इसे हिंदी में कहा जाता है चयापचय। क्या कहा जाता है हिंदी में? चयापचय, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, चयापचय होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें चयापचय भी होना चाहिए। अच्छा, चयापचय क्या होता है? देखो चयापचय का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी सजीव में दिन भर में जो भी उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को ही पूरे दिन की इस पूरी क्रिया को क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो किसी भी सजीव में एक दिन में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उन सब क्रियाओं को मिला करके क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। समझ आई बात? दोबारा रिपीट कर देता हूं। भाई किसी भी सजीव में कोई भी लिविंग है उसमें दिन भर में जितनी भी बायोलॉजिकल क्रियाएं होती हैं, लिख लीजिए इस चीज को, किसी भी सजीव में एक दिन में जितनी भी बायोलॉजिकल क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, तो जैविक क्रियाएं होती हैं, उसी को कंबाइंडली सारी क्रियाओं को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, मुंह से शुरू होता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे रिमूव भी होता है बॉडी से, तो पूरी एक जैविक क्रिया है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग और क्या करते हैं, और भी बहुत सारी एक्सक्रीशन होता है, ठीक है ना, डाइजेशन होता है, ऐसी बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं बॉडी में। छोटे छोटे कंपाउंड्स मिलकर, मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, या कुछ बड़ा कंपाउंड जो होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। एक दिन में ऐसी कई क्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी में, कई सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो इन्हीं को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक। ना समझ आई हो तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो एक दिन में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन लिविंग बॉडी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन लिविंग बॉडी। तो किसी भी सजीव में एक दिन में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, तो एक सजीव में एक दिन में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उन्हीं सबको क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। उन्हीं को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है ना। अब देखो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, मेटाबॉलिज्म वो बॉडी में दो तरीके से होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म बॉडी में याद रखिएगा कि दो तरीके से होता है, ठीक। तो एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, कैटाबॉलिज्म। और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है अपचयन की प्रक्रिया, ठीक है ना, इसे कहते हैं अपचयन, अपचयन। और एनाबॉलिज्म को उपचयन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उपचयन, ठीक है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो अपचयन और उपचयन, ठीक है ना। तो देखो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, किसी बड़े मॉलिक्यूल का, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है और इसका छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना, ठीक है ना। तो किसी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटी मॉलिक्यूल में टूट जाना, इसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। किसी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, ठीक है ना। तो डाइजेशन जो है वो कैसी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है ना। किस प्रकार की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, तो आप कहेंगे, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, कैसी है, अपचयन की प्रक्रिया है, ठीक है ना, कैसी है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है ना। डाइजेशन, डाइजेशन जब होता है तो क्या करते हैं आप लोग, इतनी बड़ी रोटी का पीस खाते हैं या कुछ भी खाते हैं मार्केट जाकर के, बड़ा पीस खाते हैं ना, उसके बाद उसको चबाते हैं, छोटे छोटे पेट में जाकर के, वो स्टमक में जाकर के उसमें HCl मिलता है, और वो और छोटे छोटे भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। पेट में एंजाइम्स होते हैं, वो उसको और पचाते हैं और छोटा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। तो बड़े मॉलिक्यूल का क्या होता है,
छोटे छोटे अणुओं में टूटना क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, ठीक है। अच्छा, एनाबोलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, तो कई छोटे छोटे पार्टिकल्स या कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है ना। क्या बना लेते हैं, बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं। तो कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में एक बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं आप, एनाबॉलिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल, तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड होते हैं ब्लड में, ठीक है ना। क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स। और कई छोटे छोटे एमिनो एसिड मिलकर के, कहीं छोटी छोटी एक चेन बना करके अमीनो अम्ल की एक बड़ा क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोटीन। तो कई छोटे छोटे अमीनो अम्ल मिल करके क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन। तो ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक। डाइजेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, अपचयन की प्रक्रिया है, ठीक है। और जो अमीनो एसिड से प्रोटीन बने, ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है ना। बॉडी में कैसी रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो दो प्रकार से मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। हालांकि विटामिन डी भी इसी का एग्जांपल है ना, हमारी बॉडी में विटामिन डी होता है, आपको पता है। तो ये भी एनाबॉलिक की रिएक्शन है, विटामिन डी का टूटना हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये भी एनाबॉलिक की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये था आपका मेटाबॉलिज्म, समझ रहे हैं बात को, मेटाबॉलिज्म था ये चीज। तो कई बार हमारा को डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ये भी कहता है ना, यार आपका मेटाबॉलिज्म खराब है ना। मान लो हमारा डाइजेशन खराब है, डाइजेशन खराब है, हम जो खाते हैं पीते हैं उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है, कि हमारा मेटाबॉलिज्म खराब है। डॉक्टर कहता भी है कि यार आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, तो हमें वो ऐसी चीजें देता है जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो जो भी हम खाएंगे हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा तो हमें जो खाएंगे उससे एनर्जी मिलेगी। अब अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को, हमारे लीवर को, लंग्स को अगर एनर्जी नहीं मिली, तो हमारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। और क्या हम जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म ठीक होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है बॉडी में, ठीक है। तो डॉक्टर भी कई बार कहता है कि आपका मेटाबॉलिज्म खराब है जब डाइजेशन वगैरह खराब है, ठीक। चलिए, अगला कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा, अगला जो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है न्यूट्रिशन। तो अगर कोई लिविंग है तो उसमें न्यूट्रिशन, पोषण का होना भी बहुत जरूरी है। चौथे नंबर पे है न्यूट्रिशन, तो उसमें याद रखिएगा पोषण का होना भी जरूरी है, उसमें न्यूट्रिशन, पोषण का होना भी जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चौथे नंबर पे जो है ना न्यूट्रिशन, तो पोषण का होना भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में। ये नेक्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है ना। देखो हम क्या करते हैं अपनी बॉडी में, हम न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करते हैं ना, हिंदी में कहते हैं पोषक तत्वों को। तो हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करने से हमारी क्या होता है, ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है। ऑर्गन्स की क्या होती है, ग्रोथ। तो हमारे ऑर्गन्स की वृद्धि होती है, हमारे अंगों की वृद्धि होती है। अब जब बच्चा होता है छोटा सा, जब वो पैदा होता है, तो क्या देते हैं उसको, न्यूट्रिएंट्स के तौर पर दूध दिया जाता है ना। और उसी दूध को पी पी कर उससे अपना न्यूट्रिएंट्स, उसी से अपने पोषक तत्व ग्रहण करके उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, उसके पोषक पोषण अच्छा रहेगा, उसके आप न्यूट्रिएंट्स उसको प्रॉपर देंगे, आयरन वगैरह जो भी डॉक्टर कहता है ना, विटामिन डी बहुत जरूरी होता है बच्चे को, बच्चे के लिए। तो जैसे जैसे चीजें आप उसको देंगे, तो वैसे ही क्या होगा, तो वैसे ही बच्चे के ऑर्गन्स की ग्रोथ होगी, है ना। अब जब मैं पैदा हुआ था या आप लोग पैदा हुए थे, छोटे से हुए थे ना, आज आप कितने बड़े बन गए हो, तो कैसे बने हो, तो न्यूट्रिएंट्स लिए आपने अपनी बॉडी में, न्यूट्रिशन हुआ ना आपकी बॉडी में, क्रिया हुई न्यूट्रिशन, पोषण हुआ आपका, पोषण के लिए आपने न्यूट्रिएंट्स लिए, ठीक है ना। पोषण के लिए आपने न्यूट्रिएंट्स लिए, पोषक तत्व लिए, और उससे क्या हुआ, आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ हुई, आपकी बॉडी की ग्रोथ हुई, ऑर्गन्स की ग्रोथ हुई तो पूरी बॉडी की ग्रोथ हुई। समझ रहे हैं आपको। तो न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को ग्रहण करने से क्या हुआ, आपके ऑर्गन्स की, अंगों की ग्रोथ हुई, और आज आप इतने बड़े हो गए, है ना। मैं भी इतना बड़ा हूं, क्या हम स्टार्टिंग से इतने बड़े थे, नहीं। तो न्यूट्रिएंट्स की वजह से, पोषक तत्वों की वजह से हमारे ऑर्गन्स की क्या हो गई, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गई, है ना। ठीक है।
तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण कहलाता है, ठीक है ना? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहलाता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो दो तरह से होता है न्यूट्री मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आगे चलते चीजें बहुत डिटेल में पढ़नी है हमने, अभी तो बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ठीक है ना? एक तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और एक होते हैं हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है ना? एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, और एक होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है ना? ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है ना? स्वपोषी और परपोषी, स्वपोषी और परपोषी, ठीक है ना? तो स्वपोषी और परपोषी, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है ना? तो ऑटोट्रॉफ्स किसे कहा जाता है? तो ऐसे जीव, तो ऑटोट्रॉफ्स किन जीवों को कहा जाता है? तो दो प्रकार के जीवों में क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक ऑटोट्रॉफ्स जीव होते हैं और एक हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स किसे कहा जाता है? तो ऐसे जीव जो अपने शरीर के अंदर अपना खाना खुद बना ले, तो ऐसे जीव ऑटोट्रॉफ्स। स्वपोषी, स्वपोषी यानी कि ऐसे जीव जो अपने शरीर के अंदर अपना खाना अपने आप बना ले, जैसे कि प्लांट्स। क्या प्लांट्स को आप खाना देते हो? क्या सुबह शाम कोई रोटी वोटी डाल के आते हो प्लांट्स के पास? नहीं डालते ना। हाँ, छोटा सा होता है पौधा जब एक लगाते हो और बाद में एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है वो, है ना? आम का पौधा लगाया आपने, छोटा सा होता है और कितना बड़ा हो गया। क्या आपको आपने उसको खाना दिया सुबह दोपहर शाम का? नहीं दिया होगा ना, नहीं दिया होगा। तो उसने सनलाइट की प्रेजेंस में अपने आप ही क्या कर दिया? अपना खाना बना। तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना अपने अंदर खुद बना ले, स्वयं बना ले। फॉर एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स, तो जितने भी हरे पौधे हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, तो सभी पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और हेट्रोट्रॉफ्स किसे कहा जाता है? परपोषी, ऐसे जीव जो अपना खाना शरीर के अंदर ना बनाए और किसी अदर पर डिपेंड रहे, ठीक है ना? तो अपने खाने के लिए किसी अदर पर, किसी दूसरे पर डिपेंड रहे, ठीक है ना? तो ऐसे जीव जो अपना खाने के लिए किसी अदर पे, दूसरे पे क्या रहे? डिपेंड रहे, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, तो मानव, जानवर भी आ जाएंगे इसमें, है ना? काफी सारे, जैसे डॉग है, ये वो भी तो, उसको भी तो आप ही देते हो खाना, है ना? वो भी दूसरे के ऊपर निर्भर करता है ना? तो सारे किसमें आ जाएंगे? हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है ना? तो दूसरों पर जो डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? हम पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम सब्जी लाते हैं, फ्रूट लाते हैं अपने लिए, हमारी ग्रोथ होती है, हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो हम अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पेड़ पौधों का, क्योंकि हमें सब्जी भी वहीं से मिलती है, फ्रूट भी वहीं से मिलता है, ठीक है ना? इसके अलावा हम गेहूं वगैरह उगाते हैं, वो भी तो प्लांट ही है। गेहूं भी तो क्या, पौधा ही तो है ना? पौधा ही तो उगता है हरे रंग का, बाद में धूप में पक पक के वो येलो हो जाता है ना, सूख करके, वो भी तो एक पौधा ही है ना? तो उनसे ही तो लेते हैं हम अपना न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? या फिर कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो जानवरों को खाते हैं ना, तो जानवरों पर डिपेंड रहते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो बस हम लोग क्या है? तो हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है ना? पेड़ पौधे क्या है? तो ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने अंदर अपना खाना खुद, ठीक है? तो ये चीज आपको समझ आई होगी, न्यूट्रिशन, ठीक है ना? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? तो हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना? हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है? तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है डाइजेशन, जिसे हम कहते हैं पाचन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? डाइजेशन। तो अगर हमें न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ नहीं होगी, हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ नहीं होगी तो हमारे ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, जैसे कि लोगों को होता है ना, हार्ट फेल हो गया, किसी की किडनी फेल होगी, है ना? तो सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स लेने बहुत जरूरी है। अगला कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्या? डाइजेशन। ये सारा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, सारी चीजें जितनी भी पढ़नी होगी, ये तो बड़ी बेसिक क्लास चल रही है ये। डाइजेशन, पाचन, ठीक है ना?
देखो खाना खाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम्म देखो खाना खाने की प्रोसेस को तो न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? खाना खाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? खाना खाने की प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है, खाना खाने की प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है ना? तो न्यूट्रिशन में जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए हैं हमने, ठीक है ना, तो पोषण में जो भी हमने पोषक तत्व लिए हैं, इनका जो ब्रेकडाउन होता है ना, तो ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो हमने लिए हैं, पोषक तत्व जो लिए हैं हमने, उस पोषक तत्व का, उन न्यूट्रिएंट्स का जो भी ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन यानी कि टूटना फूटना, तोड़ना उनको, तो ब्रेकडाउन करना पड़ता है। ठीक है ना? तो उनका क्या करना है? ब्रेकडाउन करना पड़ता है हमें। तो इसी ब्रेकडाउन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी ब्रेकडाउन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना? हमने खाना खाया, हमने उसमें से क्या लिए? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लिए, है ना। जैसे कि हमने मान लो स्पिनिच खाया, तो हमने क्या लिया? आयरन लिया। अब वो आयरन डायरेक्ट थोड़ी हमारे ब्लड में जाके घुल जाएगा, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उस आयरन को तोड़ना पड़ेगा, जिससे हमारे वो ब्लड में क्या कर सके? घुल सके, है ना, ब्लड में पहुंच सके, और हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच के हमें एनर्जी दे सके। आयरन जिस जिस चीजों के लिए अच्छा है, उस चीजों की ग्रोथ करें हमारे, है ना। तो उसी न्यूट्रिशन को, पोषक तत्वों को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। उसी प्रोसेस को, उसी ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना? और अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा, इन केस ब्रेक डाउन ना होगा, तो हमें एनर्जी जो है वो नहीं मिलेगी। अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है ना? वो ऐसी वेस्टेज आउट हो जाएगा बॉडी से बाहर। ठीक है ना? वो बॉडी में जा ही नहीं पाएगा अगर ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ठीक है ना? तो ब्रेक डाउन नहीं हो तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर हमें एनर्जी नहीं मिली तो हमारे ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं? फेल हो सकते हैं। ठीक है ना? तो हमारे ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं? फेल हो सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हम लोग जो भोजन करते हैं, हम कैसा भोजन करते हैं? हम लोग बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड, हम जो खाना खाते हैं उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि जटिल खाद्य। ठीक है ना? जटिल खाद्य पदार्थ खाते हैं हम, जटिल खाना, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं हम। ठीक है ना? जटिल पदार्थ, जटिल खाद्य पदार्थ खाते हैं हम। ठीक है, जो खाना यूज करते हैं ना खाने के लिए। अब वो जटिल खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जब स्टमक में जाते हैं, तो स्टमक में बहुत सारे क्या होते हैं? हमारे हमारे स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना? और इसी जटिल पदार्थ को वो क्या करते हैं? छोटे छोटे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, और इसे इजी फूड कहा जाता है, आसान पदार्थ। ठीक है ना? आसान खाद्य पदार्थ। ठीक है ना? तो इसे क्या कहा जाता है? इन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को। ठीक है ना? इजी फूड, सरल भोजन में बदलना। तो कॉम्प्लेक्स फूड का सरल भोजन में बदलना, तो जटिल खाद्य पदार्थ का सरल भोजन में बदलना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन, पाचन कहलाता है। ठीक है ना? डाइजेशन, पाचन कहलाता है। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में बदलना, ठीक है ना, तो जटिल खाद्य पदार्थ का सरल भोजन में बदलना ही क्या कहलाता है? तो जटिल खाद्य पदार्थ का सरल भोजन में बदलना ही डाइजेशन यानी कि पाचन कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन कहलाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? डाइजेशन। देखिए अगली चीज, अगला जो कैरेक्टर आपने पढ़ना है वो क्या है? वो है रेस्पिरेशन। अगला जो कैरेक्टर आप लोग पढ़ेंगे छठे नंबर पे, वो है रेस्पिरेशन। तो कोई भी लिविंग है तो उसमें रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन भी होना चाहिए। जरा बताया ना मुझे, कोई श्वसन क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे क्या ये श्वसन क्या होता है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? ठीक है, रेस्पिरेशन, श्वसन। देखो आप जानते हैं रेस्पिरेशन, चलो रेस्पिरेशन बताते हैं। आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं? हम जब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग जब करते हैं, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, तो हम क्या चीज इनहेल करते हैं, क्या चीज लेते हैं? तो एयर लेते हैं ना। कभी भी ये मत कह देना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम क्या लेते हैं? एयर लेते हैं।
इस समय मैं सांस ले रहा हूँ, अपने रूम में हूँ, यहाँ से क्लास दे रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, ब्रीदिंग कर रहा हूँ, है ना, सांस लिया मैंने, तो क्या हमने ऑक्सीजन लिया? बहुत से लोग कहते हैं हमने तो ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं यार, हम लोग एयर लेते हैं। और एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, 78%, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे ज्यादा क्या लेते हैं? नाइट्रोजन भी लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, सारी लेते हैं, ठीक है ना। तो एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो गैसों के मिश्रण को एयर कहा जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर इनहेल करते हैं, ठीक है ना, एयर लेते हैं, तो हमने एयर लिया। लेकिन ये चीज है कि एयर हमने लिया, लेकिन हमारे ब्लड में जो होता है ना, हमारे ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन ही घूमता है बस एक हमेशा, ठीक है ना। तो हमारे जो ब्लड में घुलने वाली है, मिलने वाली गैस है, वो कौन सी है? वो सिर्फ ऑक्सीजन है, बाकी सब की सब आउट कर देता है, ठीक है। तो वापस हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह सब बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक ऑक्सीजन है जो हमारे ब्लड में घुलती है, ठीक है। एयर में हम सारी गैसों का मिश्रण ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं, लेकिन हमारे रक्त में घुलने वाली जो गैस है वो कौन सी है? वो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे रक्त में इस ऑक्सीजन का घुलना, ये क्या है? इसी को श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। देखो देखो, आप जानते हैं, हम जब खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। उससे क्या बनता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है, जैसे C6H12O6। यही ग्लूकोज हमें एनर्जी भी देता है, ठीक है ना। यही ग्लूकोज बनता है ना, जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स फूड इजी फूड में चेंज हुआ, उसके बाद वो ग्लूकोज बना देगा, और ग्लूकोज ही हमें क्या करेगा? एनर्जी देगा, C6H12O6। अब क्या ये ग्लूकोज हमें डायरेक्ट एनर्जी दे सकता है? नहीं दे सकता। इसको इसको भी टूटना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा, इसको जलाना पड़ेगा हमें। इस ग्लूकोज को जलाना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें ये क्या करेगा? एनर्जी करेगा। और इसके ऑक्सीडेशन के लिए हमें किस गैस की जरूरत होगी? तो O2 की। किसकी जरूरत होगी? O2, ऑक्सीजन, ज्यादा बड़ा होगी, ये तो O2 की जरूरत होगी। किस चीज की जरूरत होगी? ऑक्सीजन की हमें जरूरत होगी, ठीक है ना। तो यही ऑक्सीजन जो ब्लड में होगा, जब ब्लड में हमारे एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट कर देंगे और ग्लूकोज बना देंगे, और फिर वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाएगा, तो यही O2 ब्लड में इस ऑक्सीजन को क्या करेगा? इस ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन करेगा। सॉरी, इस ये ऑक्सीजन जो है इस ग्लूकोज का क्या करेगा? ब्रेक डाउन, इसकी तोड़फोड़ करेगा, ठीक है ना। तो जैसे ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा, वो क्या करेगा? वो इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ा फोड़ी करेगा, ठीक है ना। और जब तोड़ा फोड़ी कर देगा, उसके बाद उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बनेगा क्या? तो C6H12O6 और प्लस O2 के मिलने से क्या बनेगा? CO2 बनेगा, प्लस H2O पानी बनेगा, ठीक है ना। और प्लस क्या बनेगी? प्लस बनेगी एनर्जी। प्लस बनेगी क्या? एनर्जी बनेगी। जैसे कि आप जानते हैं, CO2 आउट हो जाएगी क्योंकि हमारे रक्त में घुलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन ही घुलती है ग्लूकोज के साथ, ठीक है ना। ब्लड में ऑक्सीजन ही घुलती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी, CO2 H2O बनेगा। CO2 आप जानते हैं आउट हो जाएगा बॉडी से, हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बाहर चली जाएगी। H2O तो आप जानते हैं कि 70% जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है? पानी से बनी है। हमारी बॉडी में 70% क्या है? पानी है, ठीक है ना। और एनर्जी बनेगी ATP की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म। तो एनर्जी का नाम है ATP, से कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो एनर्जी एटीपी के रूप में बदलेगी, एटीपी की फॉर्म में जो है बनेगी, ठीक है, इस ग्लूकोज के टूटने से। तो ऑक्सीजन ब्लड में गया और इसने इस ग्लूकोज का क्या किया? तोड़फोड़ करी, इसमें ब्रेक डाउन किया इसका। उसके बाद हमारा CO2 बना, CO2 बाहर चला गया, पानी बना, तो बॉडी तो 70% पानी की बनी, और एनर्जी बनी किसकी? एटीपी की फॉर्म में, ठीक है ना। एनर्जी बनी किस फॉर्म में? तो आप कहेंगे एटीपी की फॉर्म में क्या बन गई? एनर्जी बन गई, ठीक है ना, एडिनोसाइन टाइम। और ये एटीपी की एनर्जी एटीपी के रूप में कहां स्टोर हुई? तो याद रखिएगा, इट इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के स्टोर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है आपका? सेल ऑर्गेनली है। ये क्या है? सेल ऑर्गेनली। कल पढ़ाया था इसके बारे में आपको, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है ना। तो कहां जाके स्टोर हो गई हमारी एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसीलिए आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? एनर्जी हाउस या फिर पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है इसको?
एनर्जी हाउस या फिर पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना। तो कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है इसे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है आकर के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे ऊर्जा का क्या कहा जाता है, कोशिका घर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी एटीपी के रूप में कहाँ स्टोर होती है, तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोटोप्लाज्म का भाग है, आप जानते हैं, मैंने अभी अभी सारी चीजें बता दी, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका, ठीक है ना। तो अगर अब आपसे पूछ ले कोई रेस्पिरेशन क्या है, तो ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको अब बताई है, ये रेस्पिरेशन है। तो एयर का बॉडी में एंटर होना, उसमें से O2 का रक्त में घुलना, और O2 से ग्लूकोज का टूटना, और साथ ही साथ CO2 H2 और एनर्जी में बदलना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। इसी सारी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं सांस लेना रेस्पिरेशन, अरे नहीं भाई, सांस लेना रेस्पिरेशन, ये सांस लेने को तो ब्रीदिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। और कोई भी लिविंग है तो उसमें ये चीज भी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में एयर का एंटर होना, उस एयर में से O2 का हमारे ब्लड में घुलना, ठीक है ना, और उसके बाद उस O2 से ग्लूकोज का टूटना, और कार्बन डाइऑक्साइड H2O एनर्जी बनना, यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाया आपका, तो रेस्पिरेशन कहलाया, इसी पूरे प्रोसेस को, ठीक है ना। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा, रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अच्छा, अगर ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज के बारे में कुछ क्वेश्चंस याद रखिएगा आप लोग, बस आज हम यही तक करेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज के बारे में अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज को याद रखिएगा, ऊर्जा उत्पादक अणु कहा जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज को ऊर्जा उत्पादक अणु कहा जाता है किसी भी सजीव का, ठीक है ना। किसी भी सजीव का ऊर्जा उत्पादक अणु, ठीक है ना। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन O2 ऑक्सीजन करवाता है, ठीक है ना। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हिंदी में कहेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी डन बाय ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कौन कराता है, O2 करवाता है। O2 तोड़ता है, O2 ग्लूकोज को तोड़ता है, तभी तो CO2 बनता है, ठीक है ना। O2 ग्लूकोज को तोड़ता है, तभी तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि आउट हो जाती है। और मनुष्य के शरीर में कितना, 70% पानी है, वो भी बनता है इसी से, ठीक है ना। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन से ये चीज होता है, 70% पानी बनता है, और मनुष्य के शरीर में 70% पानी इसी प्रोसेस से बना है, ठीक है ना। और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है एटीपी को, ऊर्जा मुद्रा, ठीक है ना। तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ठीक है ना, मानव के शरीर की ऊर्जा मुद्रा, ठीक है। तो बस ये आपके 6 कैरेक्टर्स आज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बस आज यहीं तक करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताएं एक बार, कैसी लगी आपको क्लास, और समझ में आई जो चीजें समझाई गई। ऐसे ही पढ़ेंगे बस हम सारी साइंस, ठीक है। अभी तो बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ, बाकी आगे चल के डाइजेशन की भी बड़ी अच्छी खासी क्लास होगी, 3-4 घंटे की, आराम से समझेंगे डाइजेशन। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, बाकी कल मिलेंगे।